समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आज आपके बीच हिंदी का एटम बम लेकर तैयार हूँ, जो 7 तारीख के परीक्षा में इसे प्रयोग करना है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आप सही जवाब दे सकें। सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। व्याकरण के अधिकतर भागों को एक ही वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जो 5 फरवरी का अधिकतर क्वेश्चन देखे होंगे, जो आर्ट्स का स्टूडेंट था, हिंदी का परीक्षा दिया था, उसे क्या क्या पूछा गया था, संधि से, समास से, प्रत्यय से, उपसर्ग से, उच्चारण स्थान से, हर टॉपिक को लेकर आज उठाएंगे। एक ही वीडियो को सिर्फ समझना, जरूरी नहीं कि जो पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसी पैटर्न पर क्वेश्चन भी आ सकता है, ये उदाहरण भी आ सकता है। हम शुरू करते हैं। कल 7 फरवरी परीक्षा के लिए, 7 फरवरी के दिन जो आप परीक्षा देने जाइएगा, उसका एटम बम तैयार करके उपस्थित हूँ, जो हर प्रश्न का आप सही से जवाब दे सकेंगे। शुरू करते हैं। जो हर परीक्षा में आप जवाब देते आए हैं, जिसे आप बच्चा से पढ़े हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वही सब तो ग्रामर फिर पूछा जाता है, जिसको हम समझते हैं बहुत आसान है। पूछा था क का उच्चारण स्थान, पूछा था दंत स्व का उच्चारण स्थान, उपसर्ग से अधिकतर क्वेश्चन था, प्रत्यय से था, संधि से था, समास से था, संज्ञा से था, सर्वनाम से था। बताइए, ये सब तो पढ़ाए थे क्लास में, पूछा भी जाता है। और वीडियो देखिए तो अधिकतर बिना पानी कौन समास है, बहुब्रीहि समास तो आप जानते ही हैं। हम शुरू करते हैं। बहुत सारे टॉपिक को आज एक वीडियो में खत्म करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेकर, क्योंकि एक ही दिन बचा हुआ है, समय भी कम है और कम समय में अधिकतर चीज बताना है। पहले सबसे आसान शुरू करते हैं। जिस चीज से आप लोग परिचित होंगे, जरूर नाम सुने होंगे, उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग में हम ज्यादा चीज नहीं बताएंगे, परिभाषा से आप परिचित हैं, सीधा समझिए। उपसर्ग जो है शब्द का अंश होता है, इसलिए शब्दांश कहते हैं। लगता है कब? पहले लगता है और लगने के बाद अर्थ बदल देता है। बताइए, कुछ याद करना है। उपसर्ग शब्द का अंश होता है, पहले लगता है और अर्थ को बदल देता है। प्रत्यय पढ़ाएंगे, इसी में संधि होगा, इसी में समास होगा, इसी में उच्चारण स्थान होगा। ऐसा एटम बम होगा जो अधिकतर क्वेश्चन आप जवाब दे सकते हैं। उपसर्ग सीधा जानिए, किसी शब्द का अंश होता है, किसी शब्द से पहले लगता है और अर्थ को बदल देता है। देखिए, जैसे कि जय शब्द सुने होंगे, इसी में परा लगा देंगे तो हो जाएगा पराजय। तो पूछेगा पराजय में कौन सा उपसर्ग है, उच्चारण भी करके देखिए, पराजय। शब्द का अंश परा है, पहले लगा है, और जय में माने जीत होता है, उसी में परा लगा दिए तो हार हो गया। ठीक। अगर कार शब्द सुने होंगे, इसी में वी लगा देंगे तो विकार होगा। इसमें पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो बी। आपको एक अंग्रेजी का 6 उपसर्ग बताए थे, संस्कृत में 22 उपसर्ग होता है। हेड, हाफ, सब, फुल, डिप्टी, डबल, ये सुने होंगे, जरूर हम बताए थे। उपसर्ग आप पढ़ लीजिए तो निश्चित 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि 5 नंबर को पूछा गया है 5 फरवरी के दिन। उपसर्ग शब्द का अंश होता है, पहले लगता है और अर्थ बदल देता, कुछ है ही नहीं, सिर्फ शब्द का उच्चारण सही से आना चाहिए। देखिए, 4 शब्द, 4 माने संख्या, इसी में वी लगा देंगे तो विचार। इसमें पूछा जाएगा कौन सा उपसर्ग है, तो बी बता दीजिएगा। बताइए, ये सब शब्द का अंश है कि नहीं, पहले लगा है कि नहीं, अर्थ बदला है कि नहीं। पूछते चचेरा में कौन सा उपसर्ग है, तेरा। फुफेरा में क्या है, एरा। अगर पूछा जाएगा लिखावट में कौन सा उपसर्ग है, तो आवट लिखेंगे। लिखावट में क्या है, आवट। दिखावट में क्या है, आवट। अच्छाई में अच्छाई आई। जनता में ता, मानवता में ता। बताइए, भारी है। संसार में सम जोड़ साझा, लेकिन आपको ये भी आना जरूरी है, संधि भी आना जरूरी है। अत्याचार में अत्या नहीं बता सकते हैं, अति जोड़ आचार से होता है अत्याचार। प्रत्येक में प्रति जोड़ 1 से होता है प्रत्येक, इसलिए प्रत्येक में प्रति है। वी जोड़ अर्थ से होता है व्यर्थ, वी है। स्वागत में सु जोड़ आगत से होता है स्वागत, इसलिए सु है।
ये बताइए कोई दिक्कत? उपसर्ग शब्द का अंश होता है, पहले लगता है और अर्थ बदल देता है। उपसर्ग में पूछेगा कौन सा उपसर्ग है तो उप है, उपयोग में क्या है? उप है। बताइए नहीं आएगा? बहुत आसान है। बताइए, इसको आप ज्यादा बताना पड़ेगा। खत्म करते हैं। उपसर्ग शब्द का अंश होता है, पहले लगता है और अर्थ बदल देता है। बस अवरोध में क्या है? अब है। अवकाश में क्या है? अब। उच्चारण कीजिए और पहले शब्द के अंश को पकड़ लीजिए, कहिएगा साइड हो, वही हो जाएगा उपसर्ग। और जो अंत में लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगता है। बताइए उपसर्ग क्या है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, आपको पढ़ने नहीं आता है, प्रति नहीं बताइएगा। अगर पूछा जाएगा उपचार में कौन सा उपसर्ग है तो बताइए इसका पहला अंश क्या है? उप है। संसार में कौन सा है? संसार। संसार में तो सम जोड़ सार से होता है संसार। पूछा जाएगा संवाद में कौन सा है तो सम जोड़ वाद से होता है संवाद। बताइए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, जहां से पूछना है सबका जवाब आप दीजिएगा कि नहीं? दे दीजिएगा, इसमें समस्या नहीं। अब आगे इसी का विपरीत, इसी का उल्टा, जो पहले लगता है उसी चीज का अंत में लगाएंगे। नहीं, उल्टा विलोम, ये शब्द से पहले और वह प्रत्यय शब्द से अंत में लगता है, वो भी शब्द का अंश होता है। बताइए आ गया समझ में? बोलिए हाँ या नहीं? समझ गए? निश्चित समझ गए, बहुत बार पढ़े हुए हैं। अब वह शुरू करते हैं प्रत्यय से संबंधित क्लास। जानते हैं, सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं, जानकारी पुनः दे रहे हैं। प्रत्यय भी क्या होता है? शब्द का अंश होता है। स्पीड में आज इसलिए खींच रहे, कल पर परीक्षा आपको देना, फिर स्थिर से पढ़ना है, फिर पढ़िएगा। शब्द का अंश होता है। बताइए कब लगता है? किसी शब्द के अंत में लगता है और इसमें भी अर्थ बदल देता है या विशेष अर्थ को प्रकट करता है। बताइए एक साथ दो परिभाषा। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे बोलिए क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद, एक कृत प्रत्यय जिसको कहते हैं कृदंत, एक होता है तद्धित। कृत जो क्रिया या धातु के अंत में लगे और जो संज्ञा एवं सर्वनाम के अंत में लगे उसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। पहले समझ लीजिए प्रत्यय कैसे पहचानिएगा। अब देखिए प्रत्यय पहचानना भी बहुत आसान है। अगर पूछा जाए जनता में कौन सा प्रत्यय है तो उपसर्ग में पहले देख रहे थे, प्रत्यय में कब देखेंगे? अंत में देखेंगे। जनता क्या है? ता। अगर पूछा जाए सर्वथा में कौन सा है? संस्कृत नहीं हिंदी है, था। अगर पूछा जाएगा, अगर प्रत्यय पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? नहीं, लिखावट, दिखावट, आवट, जो पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें जो है प्रत्यय उपसर्ग अगर पूछा जाए तो बहुत आसान तरीका से आप जवाब दे सकते हैं। अब बताइए सर्वथा में था है। अगर पूछा जाए बचपन में कौन सा प्रत्यय है तो पन है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, रे गाना सुनेंगे। बचपन में क्या है? पन। बचपन में क्या है? पन। अच्छाई में आई, हे देखिए अच्छाई, अच्छाई अंत में आ रहा है आई। लिख रहे हैं लिखावट, लिखावट तो बताइए क्या आ रहा है? आवट। लिख रहे हैं दिखावट तो क्या आ रहा है? आवट। नहीं आएगा पूछने? बोलिए हाँ या नहीं? बहुत आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। प्रत्यय शब्द का अंश होता है। प्रत्यय शब्द का अंश होइ छै, अंत में लगे छै, अर्थ बदल दे छै। बताइए अर्थ बदल जाता है। जन में ता लगाए, जनता हो गया, सर्वथा हो गया, बचपन हो गया, अच्छाई हो गया, लिखावट हो गया, दिखावट हो गया, चचेरा एरा हो गया, ममेरा हो गया, फुफेरा हो गया। बहुत है, मिठाई है, खटाई है, चौपाई है, अच्छाई है, खटिया है, मचिया है, डिबिया है। बताइए डिबिया में इया है, मचिया में इया है। नहीं बताइए दिक्कत होगा?
प्रत्येक भी आप जवाब दीजिएगा। और प्रत्येक अगर कहीं भेद पूछ दे कितना होता है तो आप जवाब दीजिएगा एक किर्त प्रत्यय और एक जवाब आपको देना है तद्धित प्रत्यय। किर्त एक है किर्त और दूसरा है तद्धित। किर्त माने क शुरू हुआ है, जो क्रिया या धातु के अंत में लगे वह किर्त प्रत्यय होगा। जो कहाँ लगेगा, संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगेगा उसे हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। प्रत्यय दो भेद याद रखिएगा, एक किर्त प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय। हो सकता है कहीं भेद ही पूछ दे कौन कौन होता है, एक किर्त प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय। हम प्रत्यय आज खत्म कर रहे हैं, शॉर्ट में चल रहे हैं, सिर्फ स्पेशल 7 तारीख परीक्षा के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। आपका क्लास सिर्फ इसी के लिए कर रहे हैं। और विशेष क्लास जानना है तो प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, उच्चारण, स्थान सब चीज अलग से वीडियो बना हुआ है। हम चाहते हैं आप कम समय में पढ़कर कैसे आप याद रख सकते हैं, इसलिए स्पेशल क्लास। बताइए उपसर्ग क्या है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले वाला खोज के बाहर करबे तो उपसर्ग होता है, अंतिम वाला माने पैर में जो चप्पल छे उपसर्ग भेले, आ माथा पर से टोपी निकाल देबे ऊपर में से अंतिम में से उ भेले कौन चीज, प्रत्यय। जे पहले लगे छे उपसर्ग, जे अंत में लगे छे प्रत्यय। प्रत्यय भी शब्द का अंश और उपसर्ग भी शब्द का अंश। प्रत्यय के दो भेद, एक किर्त प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया या धातु के अंत में लगेगा उसे किर्त कहेंगे, और जो किसके अंत में, संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगेगा उसे तद्धित कहेंगे। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्लास की ओर, जो कि सब बार सब परीक्षा में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर कंपटीशन में, बीपीएससी में, सक्षमता परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने वाले चीज। समोसा का नाम जरूर सुने होंगे। समास पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जिसका अगर दिया जाए शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो जवाब दीजिएगा संक्षेप। और कहते हैं किसे, पद के मेल को समास कहते हैं। पद के मेल को समास कहते हैं। मैथिली में परिभाषा देते हैं, पदक मेलक समास कहब, वर्णक मेलक संधि कहब। पद के मेल को समास कहते हैं और वर्ण के मेल को संधि। स्पीड है क्या, ज्यादा स्पीड है, क्योंकि आज स्पीड में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ देख कर जाइए, एक बार देख लीजिए, मौका यदि मिले तो एक बार 1 घंटा तो आप देख सकते हैं, आधा घंटा लगेगा। अभी टाइम तो शुरू किए हैं, आधा घंटा में बहुत कुछ आपको आपके हाथ में आपके दिमाग में देकर भेज देंगे, आप देख कर तो जाइए। बताइए समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप, पद के मेल को कहते हैं समास। आप देखिए लिखते हैं, विद्या के लिए आलय, तो बुआ इसको नहीं समझ जाइएगा। ये देखिए विद्यालय एकरे तो समास कहे छे जे छोट भए गेलै। आ एक पद में मिले विद्या आ एक पद मिले आलय, एकर बुतरुक जे बीच में नुकायल छै ओकरा हम कारक चिन्ह कहे छियै, जेकरा हम विभक्ति कहे छियै। उ अपने रह जाय छै आ दुनू पति पत्नी चल जाय छै, बच्चा के बीच बीच में छोड़ दे छै, एकरे तो समास कहे छियै। हे देखिए, रस से भरा बराबर क्या हो गया, रस भरा। रस से भरा बराबर रस भरा। अगर और लिखते हैं, बहुत ऐसा उदाहरण है, राजा का पुत्र बराबर क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। राजा का पुत्र बराबर क्या हो जाएगा, राजपुत्र। देखिए से छोड़ दिए, का छोड़ दिए, जे समास के बीच में छोटकिन बुतरु कहते ओकरा सबके तत्पुरुष समास कहे छियै। जकरा बीच में हुआ कारक चिन्ह चल अतै ओकरा जानबे हम कौन समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। याद रहेगा, एक तो पद के मेल को समास कहते हैं, ये आपका समास है, ये आपका समास है, संक्षेप है, छोटा है। ये LHS साइड एक RHS है। अभी कारक और प्रतिकारक केमिस्ट्री पढ़े होंगे। अब इधर वाला जो होगा जिसको हम समास विग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, समास विग्रह। समास तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और समास का उल्टा पूछ दिया जाए, विलोम तो व्यास होता है। समास का उल्टा क्या होता है, व्यास। समास माने छोटा। आ वृत्त का देखिए बनाइएगा तो तिरजिया इतने हो छे, व्यास पूरे हो छे, नहीं पूरे हो गया। समास का उल्टा क्या होता है, व्यास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप।
समास तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं समास विग्रह, और समास पद के मेल को कहते हैं समास। दाया साइड वाला है समास, बाया साइड वाला है विग्रह, और बीच में जो विभक्ति नुकायल है इसी को तो कारक चिन्ह कहते हैं। और जिस समास को तोड़िएगा यदि उसके बीच में कारक चिन्ह आ जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, अर्थात जिसका अंतिम पद प्रधान हो। समास के भेद याद करना है तो फुलेंद्र कुमार का दाहिना हाथ में जितना उंगली है आपके पढ़ाने वाले सर जी के पास, वही तो समास का भेद है। बच्चा छठियारो 6 दिन होता है, भूतकाल के भी 6 भेद याद रखिएगा। काल काल काल, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, वर्तमान काल के 5 भेद और भूतकाल के 6 भेद याद रख लीजिए, और समास के भी 6 भेद। देखिए सर्वनाम के भी 6 भेद, अनाप शनाप, अनाप शनाप, सर्वनाम। कल क्वेश्चन आया हुआ था, जो शब्द किससे संबंधित, संबंध जो है वह सर्वनाम से रिलेशन रखता है, संबंध रखता है। अब हम समास के बाल बच्चा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, समास के भेद के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। आप बहुत कुछ समझते हैं, ट्रिक के साथ, ज्यादा याद नहीं, ज्यादा परिभाषा नहीं, कम समझकर ज्यादा नंबर लाना है। चलते हैं अब समास के भेद। समास के भेद, इसके बुतरूप के बारे में जान लीजिए बाल बच्चा। हे देखिए ट्रिक है, द्वंद्वी अवतक। क्या है? द्वंद्वी अवतक। समास के क्या भेद? 6 गो। क्या गो? 6 गो। द्वंद्वी अवतक। ये देखिए पहला भेद है द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। अब इसको कैसे पहचानिएगा? जकरा बीच में सहसंयोजक अर्थात योजक चिन्ह होता है, या चौ माने और होगा, और एक दूसरे का विलोम होगा, और दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। दोनों पद प्रधान होगा, इसी को तो कहेंगे। इतना बात याद नहीं रहता है। 20 योजक चिन्ह होता है, चौ माने और नुकायल होता है, एक शब्द दूसर के विलोम होता है, और द्वंद्व माने दोनों पद प्रधान। जिस समास का दोनों पद प्रधान उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बताइए बुआ, दाल भात पूछा जाए तो कौन समास है? दाल भात। दाल और भात, चौ है योजक चिन्ह है, दाल का उल्टा भात है, और जितना दाल की प्रधानता उतना ही भात का। अगर कहते हैं माता पिता, ये भी द्वंद्व समास है। अगर कहेंगे दिन रात, दिन का उल्टा रात है, योजक चिन्ह है, चौ का चिन्ह विलोम भी है। बताइए आएगा कि नहीं? भाई बहन, माता पिता, राम लक्ष्मण, राधा कृष्ण, घर द्वार, आएगा कि नहीं? स्वस्थ, धर्म अधर्म। लेकिन तनिक बात तब याद करना है जहां आप फंसिएगा। बताइए योजक चिन्ह है ही, चौ माने और है ही, विलोम शब्द है, एक शब्द दोसर दोनों अलग अलग है, एक के शब्द पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और जब एक शब्द दो बार आएगा, जैसे है दिनों, दिन, रातों, रात, नहीं, अगर लिखते हैं रातों रात, धीरे धीरे, खासम खास, लायतम लायत, जूतम जूत, ये आपको ये समास नहीं होगा, ये आवृत्ति हो रहा है। एक के शब्द दो बार दोहरा रहा है, असावृत्ति, अ से अवयी भाव समास, ये आपका द्वंद्व समास का अपवाद है। आवृत्ति यदि होगा, एक ही शब्द दो बार एक के रंग दोहराएगा, तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए ये सब आपका द्वंद्व समास नहीं है, बल्कि अवयी भाव समास है। दिनों दिन, रातों रात, खासम खास, लयतम लयत, जुतम जुत, नहीं। बताइए ऐसा जो आपको समास आएगा इसको आप द्वंद्व समास समझिए। अब कुछ है, अब चलिए दुईगु, दू माने तो बुझते सके, समझ गए? द्वंद्व, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व, आ जकरा में होते चौ अनि और नुकायल ओकरो कहबे हम द्वंद्व। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा। दिनों दिन, रातों रात, खासम खास, दिन, ये सब अगर आ जाएगा तो मार दीजिएगा वैभाव समास। दोनों एक ही शब्द है, दो गो योजक चिन्ह है, लेकिन दोनों एक के रंग चिन्ह है, दो बार दोहराएगा तो आप मारिएगा कौन समास में? द्वंद्व में नहीं, अवयी भाव समास में। अब चलते हैं बुआ, ये आपको खत्म हो गया। अब वैभाव का भी एक आवृत्ति वाला आ गया।
अब चलते हैं द्विगु समास, दुद्धि नहीं, द्विगु समास। अब देखिए संख्या, पूर्वे, तो पूर्वे माने पूर्व, संख्या माने संख्या, जिसका पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। जिस समास का पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। जिस समास में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ सकता है, उसको आप मारिएगा कौन समास में, द्विगु समास में। लिखते हैं पंचवटी, पंच माने 5, लिखते हैं चौराहा, बताइए चौराहा में 4 आ रहा है। लिखते हैं त्रिलोकी, बताइए 3 आ रहा है। लिखते हैं त्रिभुज, 3 आ रहा है। लिखते हैं तिरंगा, 3 आ रहा है। 5, 4, त्रि, 3, 3, 4, 5, षष्ठकोण, नवोनिधि, आठों सिद्धि, बताइए 5, 4, 3, 3, 3। इसको संख्या कहेंगे कि नहीं, पहला पद में आया है कि अंतिम पद में, पहला पद में आया है, इसे हम कहेंगे द्विगु समास। अब लगभग समझ गए, जो पूछे जवाब आप जरूर दे दीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे अव्ययीभाव समास, बहुत आसान है। अव्ययीभाव समास समझना भी बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ क्या है आपको, अव्ययी, 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 अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास कैसे पहचानिएगा, जिसका पहला पद अव्यय हो, अ माने नहीं, व्यय माने परिवर्तन, जिस शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, अव्यय कहिएगा। ई सर अहाँ का जे परिभाषा हम समझे वाला नहीं छोड़, दोसर बतबू, एकर मतलब जेकर पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, कहिएगा ये हो हमरा समझ में नहीं। अब सुनिए, जिस समास में पहला पद में उपसर्ग चल अतै, यथा चल अतै, तथा चल अतै, भर चल अतै, आजन्म चल अतै, कुछ भर पेट का ले पूछा गया था, लगभग भर पेट में आपको भर उपसर्ग पूछा गया था। बताइए क्या है अव्ययीभाव समास, कैसे पहचानेंगे, जिसका पहला पद अव्यय हो, या अथवा पहला पद प्रधान हो, या पहला पद में कौन सी आ जाएगा, उपसर्ग। हे देखिए, यथा एक उपसर्ग है, तथा एक उपसर्ग है, उप एक उपसर्ग है, प्रति एक उपसर्ग है। यथा में लगा देंगे तो हो जाएगा यथा शक्ति, यथा कर्म, यथा धर्म। यहाँ हो जाएगा कौन सी, तथा भक्ति। यहाँ हो जाएगा उपनगर, यहाँ हो जाएगा प्रतिदिन। बताइए, यथा पहला पद अव्यय है, तथा अव्यय है, उप अव्यय है, प्रति अव्यय है। लिख देंगे भर पेट, इसमें भी क्या है, भर एक अव्यय है। लिख देंगे आजन्म, तो ये भी अव्यय है, ये है, ये है, अव्ययीभाव समास है। और समझिए, अब ये बताए थे धीरे धीरे, बताइए इसका अपवाद था, मेन में आ गए, एक शब्द को दो बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो रस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू करते हैं बहुव्रीहि समास, बहुत आसान है। एक बूढ़ा कोई गाँव हो गया, उनका धोती घींच दीजिएगा तो माय बाप गाड़ देक नहीं, नाना नानी गाड़ देते, माने अपन अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ अन्य पद प्रधान होता है, ओकरे बहुव्रीहि। जकर दोनों पद प्रधान द्वंद्व, जकर पहला पद संख्यावाची ओकरा द्विगु कहबै, जकर पूर्व पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है ओकरा कहबै, या पहला पद उपसर्ग होता है अव्ययीभाव समास। अब चलते हैं बहुव्रीहि समास, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक याद रखिए, दिक्कत क्या होगा, एक साथ ऐसा मटेरियल दे रहे हैं जो आपको सीधे परीक्षा में आएगा। अब है बहुव्रीहि समास, कुछ हो न दिमाग लगबै छे, सीधा जकर कौन पद प्रधान होता है, अन्य पद। अन्य पद का मतलब नहीं पहला नहीं दोसर, माने कोनो पद हो के नहीं, उ जे दुनू पद लिखल होता है उ दुनू के छोड़ के अन्य पद के प्रधान होता है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कल ये आर्ट्स पेपर में हिंदी में क्वेश्चन था, बिना पानी कौन समास है, बताइए। जब जब हम पढ़ाते हैं तो लंबोदर, बिना पानी, चक्र पानी, ये सब का उदाहरण हम जरूर लिखते हैं। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर, नहीं ये सब आपका उदाहरण है। बिना पानी, बिना पानी,
बिना मने बिना, पानी मने हाथ, बिना हाथ कोई अर्थ आएगा? किसका बोध करवा रहा है? सरस्वती का। तो कौन पद प्रधान हुआ? अनपद। लम मने लंबा, उधर लंबा पेट, लंबा पेट, लंबा पेट, कौन अर्थ होगा? भगवान के जत्या नाम होगा अधिकतर आपको कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। लंबोदर का मतलब गणेश, नहीं पहला लम हुआ प्रधान, नहीं उधर हुआ। चक्र पानी, चक्र मने चक्र, पानी मने हाथ, तो हो जाएगा बउआ विष्णु। नहीं चंद्र मने चंद्रमा, शिखर मने चोटी, चंद्रमा चोटी, चंद्रमा चोटी, चंद्रमा चोटी संभव है, हो जाएगा शिव। बताइए, नहीं पहला नहीं दूसरा, नहीं पहला नहीं दूसरा पद प्रधान हो क्या? ई सब का प्रधानता भेलै, ओकरा बउआ हम कहबै बहुव्रीहि समास। समझ में आ गया? अब चलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष बताइए, अब बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा, कहेगा जिसका कोई पद प्रधान ना उसे भी बहुव्रीहि कहते हैं, और जिसका अन्य पद होगा उसे भी बहुव्रीहि समास कहते हैं, और जगह देवी देवता का न होते हैं सब बहुव्रीहि समास। अब चलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष समझिए। अब ये बताएं कुछ देर पहले, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद, उत्तर माने कबूतर नहीं, उत्तर माने होता है अंतिम पद, अंतिम पद प्रधान हो, और जिसके बीच में कारक चिन्ह होगा, कारक चिन्ह होगा, जे समास का विग्रह कीजिएगा, मोने मन तोड़िएगा, यदि उसके बीच में कारक का चिन्ह आ जाएगा उसे भी समझ जाइएगा तत्पुरुष समास इसका, अथवा जिसका कौन पद प्रधान? अंतिम। जेकर पहला पद होते अव्ययभाव, जेकर अंतिम होते तत्पुरुष, जेकर अन्य प्रधान होते बहुव्रीहि, आ जेकर दोनों होते द्वंद्व, आ जेकर पहला पद संख्यावाची होते द्विगु, आ जेकरा विशेषण विशेष के बोध होते ओकरा क्रमधारय समास कहै छियै। समझिए, राज पुत्र अगर लिखते हैं तो तोड़िए मोने में, राजा का पुत्र, कारक चिन्ह है कि नहीं? अगर लिखते हैं राज कन्या, तो राजा की कन्या रहा, किया रहा कारक चिन्ह है। अगर लिखते हैं राज भवन, तो बताइए राजा के लिए भवन। अगर लिखते हैं रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। अगर लिखते हैं पॉकेट मार, तो पॉकेट को मारने वाला को कारक चिन्ह है। अगर लिखते हैं चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला कारक चिन्ह है। अगर लिखते हैं गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला को एक कारक चिन्ह है। बताइए हाँ या नहीं? हाँ, समझ गए? जिसका अंतिम पद प्रधान हो या जिस समासिक पद को मोने में तोड़ेंगे यदि कारक का चिन्ह आ जाए तो समझ जाइएगा तत्पुरुष समास है। अब अंतिम चलते हैं कर्मधारय समास। ये कहिएगा सर जी हम दूब नहीं समझते हैं, अव्ययभाव और कर्मधारय। आप क्लास में बने रहिएगा, कौन ऐसा चीज है नहीं समझ सकते हैं। अब देखिए कर्मधारय समास समझना भी आसान है, जिसका पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। पहला पद क्या होगा? विशेषण। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताएगा विशेषण, और विशेष मतलब होता है संज्ञा, संज्ञा का मतलब नाम। अगर लिखते हैं नील गाय, तो देखिए गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, विशेष है, और नीला क्या है? विशेषण है। विशेषण विशेष का बोध करा रहा है, तो नील गाय। अगर लिखते हैं नील कमल, तो बताइए कमल नाम है न, विशेष हो गया, और नीला कमल कैसा है? नीला, विशेषण हो गया। अगर लिखते हैं घनश्याम, तो बताइए श्याम नाम है, और घन माने बादल, बादल काला, तो यहाँ काला विशेषण है, नहीं आएगा। उपमा उपमेय का भी बोध कराएगा। महात्मा महान है जिनका आत्मा। अगर लिखते हैं चंद्रमुखी, तो मुंह कैसा? चंद्रमा के समान, तुलना कर रहा है, तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। 6 भेद है, एगो कहीं अलग से पूछ दे, अलग से भेद ये 7वां नहीं कहिएगा। जकर नए नामे है नए समास, अर्थात जिसमें नकारात्मक का बोध होगा उसे कहेंगे नए समास। जैसे अनजान, तोरा नहीं चिन्ह छियो, अनेक, एक नहीं, बताइए दिक्कत होगा। अधर्म माने धर्म नहीं, अस्वस्थ माने स्वस्थ नहीं, जिसमें नकारात्मक का बोध होगा उसे कहते हैं नए समास। जिसका पहला पद प्रधान हो अव्ययभाव समास, जिसका अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास, जिसका अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास, जिन पहला पद में संख्या आ जाएगा द्विगु समास, अजय कर विशेषण विशेष का बोध होगा कर्मधारय।
नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं अब संधि की ओर। संधि थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल में संधि में नहीं जाएंगे, 1 घंटा का क्लास हो जाएगा, तो थोड़ा कम देर में ही कुछ बता देते हैं जिससे आप सही सही बनाकर आ जाइएगा। निश्चित आइएगा, निश्चित विश्वास है आप लोग पर। बहुत कुछ पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ा पाएंगे एक दिन में, लेकिन बहुत कुछ पढ़ा देते हैं आज भी। तो बताइए संधि। संधि पढ़ने से किसी से मेल मिलाप करके रह सकते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना, प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। और जब संधि पढ़िएगा तो आपको समधि मिलने बढ़िया से आएगा। नहीं कहेगा हम मोलाया मोटका के दुबरेल का कहे आया रे। नहीं, ऐसा ऐसा गाना भी सुने होंगे। आ ज्यादा तो एक शादी बिहार में गाली देता है समधि, समधिन तो गाय सुनबे करे छे। टूटल छे कोच पलंगड़ी अगुआ के तोड़बै टंगड़ी, गाना सुने होंगे। नहीं, यहाँ है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ना। कहिएगा सर अभी तो चुप्पे नहीं आप होते, बहुत चुप होते हैं, क्या करें समय का अभाव है। संधि का मतलब होता है जोड़ना। जैसे विद्या जोड़ आलय लिख देंगे तो हो जाएगा विद्यालय। विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। एक यहाँ आ है, यहाँ आ है, और दोनों आप देखिए पद नहीं है बल्कि वर्ण है, और वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार माने क्या, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसी को संधि कहते हैं। आज और आ मिलकर क्या बना, बड़का जोड़ बड़का मिलकर बड़का बना, इसलिए विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, आ आया, जिसमें ये स्वर संधि का उदाहरण है। वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद, संधि के भेद अगर बात करते हैं, एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, एक है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये सब परिभाषा आप जाइए, हमारा जो पूरा वीडियो है उसमें संधि को देख लीजिएगा। हम परिभाषा आप देंगे तो संभव नहीं है। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के 5 भेद, स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर कहेंगे। आप व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग कहेंगे। संधि का मतलब जोड़ना। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, बड़का संधि, महिला संधि, छोटका संधि, और फिर स्वर बड़का संधि के 5 गो बाल बच्चा। अब इसको जानिए। अब देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद। एक आप पढ़े होंगे दीर्घ संधि, एक पढ़े होंगे गुण संधि, एक पढ़े होंगे यन संधि, एक पढ़े होंगे वृद्धि संधि, एक पढ़े होंगे आयाति संधि। नहीं, दीर्घ संधि, जिस संधि के मध्य में आ जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगा, दुर्घ, ये सब दीर्घ वर्ण है। आ जे संधि का जे शब्द रहते हैं ओकरा बीच में आ चल अतै, दीर्घ ई चल अतै, दुर्घ चल अतै, ओकरा कहबै हम दीर्घ संधि। इसका रूल है, नियम है, आज रूल में हम फंसेंगे नहीं। तो बताइए, जना यहाँ लिखते हैं देवालय, बताइए बीच में आया, मार देंगे दीर्घ संधि में। लिखते हैं नदीस, बताइए दीर्घ ई आया है, मार देंगे कौन संधि में, दीर्घ संधि में। अगर लिखते हैं भानु उदय, भानु उदय अगर लिखते हैं तो दुर्घ उ आया, बताइए मार देंगे कौन सी में, दीर्घ संधि। समझ में आ गया। दीर्घ संधि क्या होगा, जे के बीच में आ, दीर्घ ई और दुर्घ उ आ जाएगा, दीर्घ संधि है। आप तो रूल जानते ही हैं, तो इसका संधि का रूल आप स्वर संधि हमारा पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए। गुण संधि, यदि अ या आ के बाद ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई हो तो ए होता है, जिसमें अ या आ के बाद ए, ह्रस्व अथवा दीर्घ उ हो तो ओ, री रहे तो आर हो जाता है, जिसे हम गुण संधि कहते हैं।
जैसे कि अगर रमेश की बात करते हैं, बताइए इसमें ए आया है, मार देंगे गुण संधि में। अगर जो है महोदय, महोदय की बात करते हैं तो ओ आ रहा है, ओ मार देंगे हम गुण संधि में। अगर हम बात करते हैं महर्षि, महर्षि आर आ रहा है तो मार देंगे हम गुण संधि में। बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है? बताइए दीर्घ में क्या आएगा? आ दीर्घी और दुर्गु। गुण संधि में ए आएगा बीच में, ओ आएगा, आर आ जाएगा। रमेश, महोदय, सर्वोदय, महर्षि, राजर्षि, महेंद्र, सुरेंद्र, फुलेंद्र, जितेंद्र सब उदाहरण है गुण संधि का। आप इसे तो संधि विच्छेद आप लोग को करना पड़ेगा। अगर यन संधि की बात करते हैं तो यहाँ हरसई का य हो जाता है, हरसऊ का वो होगा, री का रो हलंत होगा और ली का लौ हो जाता है। तो संस्कृत में लौ पर हम चले जाते हैं। ई का यो, उ का वो, री का र, ली का लौ। यो जितने आधा अधूरा वाला शब्द होगा सब आपका यन संधि होगा। अगर देखिए अत्याचार की बात करते हैं तो बताइए यो हलंत है, तब ना बना है। बताइए अत्याचार इत्यादि ये सब इसी का है। अगर लिखते हैं स्वागत, बताइए आधा अधूरा शब्द है। अगर लिखते हैं धात्रांश, आधा अधूरा शब्द है जकरा बीच में यो, वो हलंत, रो हलंत, लो हलंत, अर्थात आधा अधूरा वाला जितना शब्द होगा वो बोआ होगा यन संधि। अब जिसमें वृद्धि संधि में अ आएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं। आ दीर्घी दुर्गु दीर्घ संधि, ए ओ आर कौन विसर्ग वाला जिसमें होगा, विसर्ग वाला में विसर्ग ही आएगा। और जो भी व्यंजन संधि होगा सब में आपको हलंत लगा हुआ होगा। हलंत लगा हुआ जितना भी संधि आ जाएगा मार दीजिएगा। व्यंजन संधि में आंख बंद करके, एक भी गलत नहीं हो सकता। जगत जोरीस बराबर जगदीश, बताइए बनेगा वाक जोरीस बराबर वाकिस, हलंत लगा हुआ होता है। अब चलते हैं वृद्धि संधि और अयादी संधि। वृद्धि संधि और अयादी संधि। वृद्धि और अयादी। वृद्धि संधि कैसे पहचाने? बहुत आसान, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला, तो ध्यान तो दीजिए। वृद्धि संधि कैसे पहचानेंगे? जिसके बीच में अ आएगा और औ आएगा। कौन सी में? वृद्धि संधि में। कौन सी? सदैव, बताइए अ आया है। अगर लिखते हैं सदैव एकैक, बताइए अ आया है। अगर लिखते हैं जलौघ, बताइए औ आ रहा है, औ आएगा, ए आएगा, आई आएगा, वृद्धि संधि होगा। और जिसमें पावक, अब देखिए इसमें क्या होगा? ऐ, आय, आओ, आओ, जिस संधि में ये आ जाएगा सब आपको अयादी संधि। पावक तो पूछे हुए है, नायक या पावक का कल कोई संधि दिया हुआ था। अच्छा बताइए ने, नयन सुने होंगे, नो यो नो नयन, ने जो अन बराबर नयन, बताइए यो आया है। अगर लिखते हैं नायक, बताइए आय आया, आय आया है। लिखते हैं पावन, अब आया है। लिखते हैं पावक, बताइए आव आया है। जिसमें यह आव आ जाए। इसका बहुत सारा उदाहरण और हो सकता है, भवन होगा, भोजन होगा, जो भी कुछ होगा आप बना सकते हैं। व्यंजन में क्या होगा? हलंत वाला होगा, विसर्ग में विसर्ग वाला होगा। बताइए आप संधि समझ गए होंगे। निश्चित रूप से उपसर्ग हो गया, प्रत्यय पढ़ा दिए, समास पढ़ा दिए और संधि भी बहुत हद तक पढ़ा दिए। और बताइए सर्वनाम तो आप लोग को बताए हुए ही हैं। सर्वनाम जो सभी नामों के जगह पर प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। और हमारे बात को एक बार जरूर सुनिए। हमारा वीडियो जो उच्चारण स्थान के है, 3 क्वेश्चन का उच्चारण स्थान से दिया हुआ है। आप वर्णों का उच्चारण स्थान बाय फुलेंद्र सर समीक्षा क्लासेस पर आप एक बार देख लीजिए, पूरे डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आप 2-4 वर्ण का उच्चारण स्थान आपको समझाइए देंगे तुरंत। देखिए कहना याद रखिएगा, किसका स्थान? वर्णों का उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण स्थान, माने किस वर्ण का कहां से उच्चारण होता है। ये देखिए 3 गो स, तालव स, मूर्धन स, दंत स, याद करना आसान है। तालव स का उच्चारण स्थान तालु,
तालब तालु आ रहा है, और मूर्धन स्व का मूर्धा से और दंत स्व के दंत से कल ये क्वेश्चन आया हुआ था, बताइए, नहीं जवाब दीजिएगा। तालब स्व तालु से, मूर्धन स्व मूर्धा से, दंत स्व दंत से। ये देखिए उसके बाद यम यम ना नाम नासिका, नासिका माने कौन चीज से, नाक से। बताइए इतना याद हो गया। सभी वर्ग का अंतिम वर्ण य म न न कौन चीज से, नासिका से। तालव स्व तालु से, मूर्धन स्व मूर्धा से, दंत स्व दंत से। लिपस्टिक वाला बात तुरंत सुन लीजिए। हरस उ दुर्ग उ और पवर्ग, पवर्ग में अंतिम वर्ण छोड़कर उ ओष्ठ सकता है उ। अब देखिए प प के बाद फ के बाद ब के बाद भ, ये सब ओष्ठ से होने वाला उच्चारण स्थान है। अगर हम ओ आ की बात करें, ज्यादा जोर कंठ पर पड़ता है। अगर क कवर्ग की बात करें, क से कबूतर, क से कंठ, कबूतर बोले कबूतरी से, क उच्चारण स्थान होता है कंठ से। बताइए कंठ याद रहेगा ना, कल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था क का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, कंठ है, कंठ है। ह का उच्चारण स्थान भी कंठ है और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है। अगर छटकी और बरकी की बात करते हैं, इचु यसानंग तालु, हरस ई और दीर्घी का उच्चारण स्थान तालु है और चवर्ग का भी उच्चारण स्थान तालु है। यो और तालव स्व का भी उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। लो पूछा जाएगा तो लो का होता है दंत। अगर रो पूछा जाएगा तो हो जाएगा मूर्धा। आप पढ़े थे अपो विसर्जनंग कंठा इचु यसानंग तालु लिटु रसानंग मूर्धा लिटु रसानंग दंता उप मध्यानंग ओष्टोयम गमनानंग नासिका। यदि तो कंठ तालु ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। वदो तो कंठोष्टम ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस दंतोष्टम व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। आएगा कि नहीं बताइए। हाँ यार सब का सब आप जवाब दे दीजिए। एक क्लास में इतना और कुछ बता देते हैं। सुनिए उच्चारण स्थल का वीडियो एक बार जरूर देखिए। हम सब पूरा नहीं बताएंगे लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसके लिए समय दे रहे हैं, नहीं 3-4 घंटा में एक वीडियो नहीं पूरा हो पाएगा। शब्द तो आप लोग एक बार पढ़ के चाहिए चले जाइएगा। शब्द शब्द को जरूर पढ़िएगा। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। जिस शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ हो सार्थक और जिस शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ ना हो निरर्थक। ये देखिए पानी, देखिए चाय, ये सब सार्थक है और लिख सकते हैं। हम कहेंगे पानी वानी लेने, यह पानी सार्थक से वानी कौन चीज है, चाय वाय लेने, यह निरर्थक शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। अर्थ के आधार पर, उसके बाद रचना के आधार पर, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और जानते होंगे योग रूढ़। बताइए याद नहीं रहेगा। रूढ़ वे शब्द जैसे कि राज है, पानी है, घर है, ये तो शब्द है लिखा हुआ ठीक है, यदि तोड़ देंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, उसे कहते हैं रूढ़, उसे कहते हैं रूढ़। जो शब्द तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं आएगा उसे कहेंगे रूढ़। यौगिक किसे कहेंगे, यौगिक वे शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ होगा उसे यौगिक कहेंगे। उदाहरण स्वरूप समझिए। अब तो लगता है हथियारे काम करना बंद कर दिया। देवालय, देवालय, देव आलय, देव का अलग अर्थ हुआ देवता, आलय माने घर। अगर लिखते हैं शिवालय तो शिव माने शिव, आलय माने घर। अगर लिखते हैं विद्यालय तो बताइए इसका भी अलग अलग अर्थ होगा। योग रूढ़ बहुत आसान है। भेजे फिर आया बहुव्रीहि समास। लंबोदर, चक्र पानी, बिना पानी, अपन समान अर्थ छोड़ देगा। लंबा है उधर जिनका अर्थात गणेश, जिसके हाथ में हो चक्र अर्थात
विष्णु, वज्र पानी जिसके हाथ में हो, वज्र अर्थात इंद्र, बताइए आएगा कि नहीं। अगर चंद्रशेखर जिसके शिखर पर हो चंद्रमा, ये भी आप याद करके जाइए। निश्चित हो सकता है आपको क्वेश्चन इसे दे दे, और नहीं तो पूछो याद किए होंगे तो रचना बनावट के आधार पर 3 भेद, अर्थ के आधार पर 2 भेद, और ये जरूर याद किए होंगे उद्गम, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर इसका स्पेशल वीडियो बना हुआ। कौन ऐसा व्याकरण नहीं है, कारक का है, निपात का है, संधि का है, समास का है, उपसर्ग का है, प्रत्यय का है, अव्यय का है, मुहावरा है, उसके बाद विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। एक बार तो जाकर देखिए, खाली हम प्रोसेस बता रहे हैं कैसे पूछा जाता है प्रश्न। एक बार पूरे व्याकरण को देख लीजिए, किताब आज संभव नहीं है। अब हम बताते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद। एक सुने होंगे तत्सम, एक सुने होंगे तद्भव, एक सुने होंगे देशज, एक सुने होंगे विदेशज। बताइए, दे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द है, ज्यों त्यों लिखते हो तत्सम। देखिए, अग्नि लिखते हैं तत्सम है, अष्ट लिखते हैं तत्सम है, ओष्ट लिखते हैं तत्सम। इसी का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाएगा। यदि आग, इसका रूल बताए हुए हैं, व वाला तत्सम, व वाला तद्भव, त्र वाला तत्सम, त्व वाला तद्भव, अंसर वाला तत्सम, और ऊपर चांद बिंदु वाला तद्भव। इसका आप देख लीजिए एक बार वीडियो, तत्सम तद्भव पहचानने का नियम दिए हुए हैं। अग्नि आग, अष्ट का देखिए बिगड़ गया रूपन 8, हे छै ओष्ट कहे छिए ओठ। बताइए, जो अपने देश में उत्पन्न हुआ उसे देशज, और जो दूसरे देश का शब्द है वो कहलाता है विदेशज। और रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद, एक विकारी और एक अविकारी। संज्ञा तो जानते हैं, संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, दरवाचक और भाववाचक। संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, दरवाचक, भाववाचक जानते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। कारक के स्पेशल वीडियो दिया हुआ, कल क्वेश्चन आया था कारक के कितने भेद, तो 8 भेद, 8 भेद, 8 भेद याद रखिएगा। समास के 6 भेद और भूतकाल के 6 भेद, और सर्वनाम के भी, सर्वनाम जो सभी नामों के जगह पर आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। इसके भी 6 भेद है अनाप शनाप, अनाप शनाप, और निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। याद हुआ। अब कारक के 8 भेद। अगर पूछा जाए लिंग के कितने भेद, तो लिंग के 2 भेद, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। कहता नारी, गाड़ी, साड़ी, धोती। कल घी पूछा हुआ था, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। तो जितना ही कारण शब्द होता है, दही का नहीं पूछ दे तो मारिएगा पुल्लिंग में। नहीं कहे छे कोई दही खट्टी है, कहता दही खट्टा है। बताइए, याद रहेगा। मोती इकारांत है लेकिन पुल्लिंग है। नारी, गाड़ी, साड़ी, कोनो महीना का नाम, कोनो दिन का नाम, उपहार का नाम, देश का नाम पूछ देगा क्या स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। निश्चित रूप से आप रूल पढ़ के जाइएगा। लिंग के 2 भेद, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। अगर पूछा जाए वचन के कितने भेद, तो 2 भेद, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। अभी का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको वीडियो देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन कम से कम एक बार इस रूप में बना दिए हैं तो स्पेशल हमारा वीडियो देखिए। प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग दिया हुआ, उसको देख कर जाइए, जिससे सब चीज क्लियर हो जाएगा। कुछ इच्छा हुआ आपके लिए हम कर देते हैं। स्वास्थ्य भी आज हमारा ठीक नहीं है, सिर में दर्द भी है, लेकिन तब पर भी अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ जाए, जवाब दे दीजिएगा, सब दर्द हमारा खत्म हो जाएगा। आप एक बार 12वीं क्लास का गद भाग और पद भाग कैसी रचना है, लेखक कौन है, इनका जन्म कब हुआ, इनके माता का क्या नाम, पिता के कौन कौन रचना किए हैं, 13 दूना 26 चैप्टर के एक बार देख कर जाइए। 20 में 20-25 क्वेश्चन आप बना के आइएगा। ये गद का भी चैप्टर का बनाए हुए और पद का भी बनाए हुए, और लिखने वाला में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। पत्र लेखन हो, निबंध हो, प्रश्न उत्तर हो, थोड़ा भी लिखने आएगा तो आप जवाब लिख सकते हैं। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आंसर की के साथ। कल मिलते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट सिटिंग परीक्षा दीजिएगा तो हम 5-6 बजे के बाद ही आंसर की जारी करेंगे, क्योंकि 9 बजे स्कूल जाएंगे,
5 बजे तक स्कूल में ही रहना है। आने के बाद स्टैंड जोड़ना, लाइट रहना, इसके आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव कम से कम हमारा निवेदन है स्टूडेंट होते हुए भी गद और पद, प्रमुख रचना, लेखक कौन है, कैसी रचना है, 1000 बार बोल रहे हैं, इसको आप याद करके जाइए। जैसे परोज शीर्षक के लेखक कौन है, बातचीत शीर्षक के लेखक है, बातचीत निबंध है कि कहानी है कि संभाषण है। उसके बाद अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, छप्या के लेखक कौन है, पुत्र वियोग के लेखक कौन है, गांव के घर का लेखक कौन है, अधिनायक के लेखक कौन है। एक बार जरूर उस चीज को देख कर जाइए, देखिएगा बहुत बढ़िया परीक्षा, दुगुना क्वेश्चन आएगा। 50 को तो बनाना, एकदम चुन कर बनाना, जो सही जानते हैं, सटीक जानते हैं, जिससे लगता है इस क्वेश्चन से हमारा रिलेशन है, उसी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। नंबर बेहतर जरूर आएगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना और साथ ही साथ आपका परीक्षा कल बेहतर हो। कलम तोड़ कर लिखिएगा। 11 उंगली से हमारा आशीर्वाद है। आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल।